SR-71 ब्लैकबर्ड। सोचिए, एक ऐसा प्लेन जो 1960 के दशक में बना था, पर आज भी ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकला हो। आज हम इसी लेजेंडरी जासूसी विमान की कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसा प्लेन जिसने स्पीड और हाइट के साले रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। अच्छा, ब्लैकबर्ड को सच में समझना है ना, तो सबसे पहले इसकी स्पीड को समझना पड़ेगा। और वो भी क्या स्पीड थी। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं था, ये आसमान का बेताज बादशाह था। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। SR-71 के एक पायलट थे, ब्रायन शुल। वो अपने को पायलट के साथ साउथ कैलिफोर्निया के ऊपर करीब 13 मील की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और मजे से रेडियो पर बाकी पायलट्स की बातें सुन रहे थे। तभी एक सेस्ना पायलट ने पूछा, मेरी स्पीड क्या है? जवाब आया 90 नॉट्स। ठीक है। फिर एक ट्विन बीचक्राफ्ट ने पूछा, उसे जवाब मिला 120 नॉट्स। और फिर एक F-18 फाइटर जेट का पायलट आया और जरा अकड़ के साथ उसने अपनी ग्राउंड स्पीड पूछी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा, आपकी स्पीड है 620 नॉट्स, काफी तेज। पर तभी ब्रायन के को पायलट ने आराम से रेडियो पर पूछा, सेंटर एस्पेन 20, हमारी ग्राउंड स्पीड क्या है? रेडियो पर एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स बाद एक आवाज आई, एस्पेन, आपकी स्पीड है 1942 नॉट्स। जी हां, 1942 नॉट्स। ये करीब 2200 मील प्रति घंटे की रफ्तार होती है। कहते हैं उस दिन के बाद रेडियो पर किसी और ने अपनी स्पीड पूछने की हिम्मत नहीं की। तो ये थी ब्लैकबर्ड की रफ्तार की एक छोटी सी झलक। एक ऐसी मशीन जिसने दशकों तक सबसे तेज और सबसे ऊंची उड़ान का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। पर सवाल यह है कि आखिर ये कमाल की मशीन बनी कैसे? और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये शुरू होती है कोल्ड वॉर की एक बहुत बड़ी नाकामी से। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और SR-71 का जन्म भी एक ऐसी ही जबरदस्त जरूरत से हुआ था। अमेरिका को अचानक एहसास हुआ कि उसकी जासूसी करने की ताकत अब खतरे में पड़ चुकी है। हुआ ये कि 1960 में गैरी पावर्स का U-2 स्पाई प्लेन, जिसे तब तक कोई छू नहीं सकता था, उसे सोवियत मिसाइल ने आसमान से गिरा दिया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और तभी ये साफ हो गया कि अब उन्हें एक ऐसा जासूस प्लेन चाहिए जो इतना तेज और इतना ऊंचा उड़े कि दुश्मन उसे देख तो सके पर पकड़ कभी ना सके। और इस चैलेंज का पहला जवाब था A-12 ऑक्सकार्ट। ये एक CIA का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और असल में ये SR-71 का बड़ा भाई था, उसका प्रेडिसेसर। एक ऐसा प्लेन जिसे इतने राजदारी से बनाया और उड़ाया गया कि दुनिया को सालों साल तक इसकी भनक तक नहीं लगी। और मजे की बात यह है कि हम सब SR-71 को जानते हैं, है ना? पर इसका जो बड़ा भाई था, ये A-12, वो असल में इससे थोड़ा सा तेज था और ज्यादा ऊंचाई पर भी उड़ सकता था। ये हल्का था और इसे CIA के लिए सिर्फ एक पायलट उड़ाता था, जबकि SR-71 में 2 लोग होते थे। A-12 का अपना अलग ही स्वैग था, सच में। सोचिए, इसका बेस था ग्रूम लेक, जिसे हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। इसे चलाता कौन था? CIA। इसका वजूद दशकों तक एक टॉप सीक्रेट बना रहा और इसे उड़ाने वाले भी सिर्फ और सिर्फ CIA के ही पायलट्स थे। मतलब जासूसी की दुनिया का असली जेम्स बॉन्ड यही था। अब मैक 3 से ज्यादा की स्पीड पर उड़ने वाला प्लेन बनाना बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए इंजीनियर्स को ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनके बारे में उस वक्त तक किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गर्मी। मार्क 3 की स्पीड पर प्लेन के किनारों का तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। मतलब इतनी गर्मी कि सीसा भी पिघल जाए। अब जो नॉर्मल प्लेन बनाने वाला एल्यूमिनियम होता है, वो तो इस गर्मी में मोमबत्ती की तरह पिघल जाता। तो इसका क्या इलाज था? और इसका जवाब था टाइटेनियम। एक ऐसी धातु जो हल्की भी थी, मजबूत भी और जबरदस्त गर्मी भी झेल सकती थी। उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था। SR-71 का लगभग 93% ढांचा इसी टाइटेनियम से बनाया गया था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार ट्विस्ट। जिस सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए ये प्लेन बन रहा था, इसके लिए जरूरी कच्चा माल यानी टाइटेनियम अमेरिका चोरी छुपे उसी सोवियत संघ से खरीद रहा था। कमाल है ना? वो भी नकली कंपनियां बनाकर, ताकि किसी को पता न चले। वैसे टाइटेनियम मिल तो गया, पर इसके साथ काम करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अयस्क से इसे शुद्ध धातु में बदलने का प्रोसेस इतना ज्यादा मुश्किल, धीमा और महंगा था कि आप सोच भी नहीं सकते। इस पूरे काम में इतनी मेहनत और पैसा लगता था कि यह धातु लगभग सोने के भाव बिक रही थी। चलो जी, प्लेन तो बन गया,
लेकिन अब असली सवाल ये था कि क्या ये अपने मिशन पर सेफ रह पाएगा, क्योंकि आसमान में इसके दुश्मन पहले से ही तैयार बैठे गए। और सोवियत संघ के पास इसका जवाब था MiG-25 फॉक्सबैट। ऑन पेपर ये एक बहुत ही खतरनाक प्लेन था। ये बहुत तेज और बहुत ऊंचा उड़ सकता था। पश्चिम में हर किसी को डर था कि ये प्लेन SR-71 के राज को खत्म कर देगा। लेकिन फिर कहानी में एक और फिल्मी मोड़ आया। 1976 में विक्टर बेलेंको नाम का एक सोवियत पायलट अपना MiG-25 उड़ाकर सीधा जापान में लैंड कर गया। सोचिए, अचानक से अमेरिका और उसके साथियों के हाथ में वो खजाना लग गया जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। उन्होंने फौरन उसे पुर्जा पुर्जा खोलकर देखना शुरू कर दिया। और उन्हें जो मिला वो हैरान करने वाला था। ये MiG-25 कोई टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं था, ये तो एक ब्रूट फोर्स डिजाइन था। मतलब इसे टाइटेनियम से नहीं बल्कि भारी भरकम स्टील से बनाया गया था। इसके इंजन मैक 2.8 से ऊपर जाते ही जल जाते थे और इसकी मिसाइलें वो इतनी तेज थी नहीं कि SR-71 को पकड़ सकें। पायलट बेलेंको ने खुद कंफर्म किया कि MiG-25 ब्लैक बर्ड को कभी नहीं रोक सकता था। अपने पूरे करियर में SR-71 पर 4000 से भी ज्यादा बार मिसाइलें दागी गईं। 4000? पर क्या आप जानते हैं कि दुश्मन उसे कितनी बार मार गिराने में कामयाब हुआ? 0। एक बार भी नहीं। इसका डिफेंस का सिर्फ एक ही तरीका था, बस रफ्तार बढ़ाओ और नजरों से ओझल हो जाओ। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्लैकबर्ड के जासूसी मिशन भी खत्म हो गए। पर इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसका डिजाइन इतना ज्यादा एडवांस था कि इसने एक नई पारी शुरू की। यूएस एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद नासा ने इन प्लेन्स को अपने पास ले लिया। किस लिए? हाई स्पीड रिसर्च के लिए। ये एक उड़ने वाली लैब बन गया जिसने भविष्य के हाइपरसोनिक विमानों के लिए जमीन तैयार की। और जाते जाते भी ब्लैकबर्ड ने स्टाइल में अलविदा कहा। आज भी सबसे तेज और सबसे ऊंची उड़ान का एब्सोल्यूट रिकॉर्ड इसी के नाम है। और सुनिए, अपनी आखिरी उड़ान पर जब इसे म्यूजियम ले जाया जा रहा था तब इसने लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी का सफर सिर्फ 64 मिनट में पूरा किया था। सिर्फ 64 मिनट। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1950 के दशक में डिजाइन किया गया एक प्लेन आज 60 साल से भी ज्यादा समय बाद भी दुनिया का सबसे तेज एयर ब्रीदिंग एयरक्राफ्ट है। इंसान ने आज तक इससे तेज कुछ नहीं बनाया। यह सिर्फ एक प्लेन नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि इंसान अपनी सोच और इंजीनियरिंग से क्या कुछ हासिल कर सकता है। और यही सवाल आज भी हवा में है, आखिर ब्लैकबर्ड को कौन हराएगा और कब?